जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वनडे सारथी पर। दोस्तों, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी आप लोगों को करवा रहे थे, जिसमें हम हिंदी आपको कवर कर रहे थे। और हिंदी में हमने जो है अलंकार को कवर कर लिया पूरी तरह से, कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ साथ। अब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो वर्णमाला में हमने ऑलरेडी एक क्लास कर रखा है, जिसमें हमने पढ़ा था भाषा क्या होती है, भाषा की विशेषताएं क्या होती है, और स्वर के वर्गीकरण से संबंधित कुछ बातें हमने वहाँ पे कवर कर लिया था। तो आज हमारी वर्णमाला की दूसरी क्लास है। तो साथियों, आप इस सेशन को अगर आपको पसंद आता है, आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप दोस्तों के पास अपने शेयर करेंगे, हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप हमारे जो चैनल हैं, जो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ खास तौर पे, आप उसको लगातार अगर देखते रहेंगे तो आपके हिंदी में प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। जो भी टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूंगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्णमाला की, और वर्णमाला का आज हमारा क्या है, दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम कवर करेंगे कि स्वर का वर्गीकरण क्या है। तो हम स्वर के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा, तो स्वरों के वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मात्रा व उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे। मात्रा व उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका क्या होता है, ह्रस्व स्वर। नंबर दो आपका होता है दीर्घ स्वर। और नंबर तीन आपका क्या होता है, प्लुत स्वर। ये तीन प्रकार के आपके होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना साथियों, पहला क्या होता है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर इसी बोलते हैं, इसी को हम लघु स्वर भी बोलते हैं, इसी को हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कौन कौन से आते हैं ध्यान दीजिएगा। आपका छोटा आ, छोटी ई, इसके बाद छोटा ऊ और आपका री। तो अगर आपसे पूछा जाए इनकी संख्या कितनी, तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 4। अगर आपसे पूछा जाए बताइए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 4। लघु स्वरों की संख्या कितनी, तब भी आपका आंसर क्या होगा, 4। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी, तब भी आप बताएंगे 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी, तब भी आपका आंसर क्या होगा, 4। तो ह्रस्व स्वर को इन चारों, इन ह्रस्व स्वर बोलो, चाहे लघु स्वर बोलो, चाहे एक मात्रिक बोलो, चाहे मूल स्वर बोलो, सब क्या है, इसी के नाम होते हैं। सभी इसी के नाम होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी, छोटा आ, छोटी ऊ और री। इतना आपको ध्यान देना है साथियों। अब ध्यान दें, इनको एक मात्रिक क्यों बोलते हैं? इनको एक मात्रिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी मात्रा जो होती है एक होती है। इनकी मात्रा क्या होती है, सिंगल होती है, इनकी मात्रा एक होती है। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, एक मात्रिक बोला जाता है। जब हम आपको छंद पढ़ाएंगे तो वहां पे पूरी तरह से बताएं कैसे मात्रा को लगाना है। दूसरी बात, इनको मूल स्वर क्यों कहा जाता है? इनको मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे अगर आपको ए का निर्माण करना तो आप क्या करेंगे, आ में छोटी ए जोड़ देंगे। अगर आपको ए का निर्माण करना क्या करेंगे, आ में ए जोड़ देंगे। अगर आपको ओ का निर्माण करना तो आ में ओ जोड़ देंगे। अगर आपको औ का निर्माण करना तो आ में क्या जोड़ देंगे, आप ओ जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इनको हम मूल स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का क्या होता है, निर्माण होता है। इतनी बात सभी को क्लियर है। फिर हम देखते हैं दूसरा आपका आता है दीर्घ। इसी को हम दीर्घ बोलते हैं, इसी को हम गुरु बोलते हैं, इसी को द्विमात्रिक। द्विमात्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मात्रा क्या होती है, डबल होती है। छंद में आपको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। इसी को हम संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि इसका संधि में क्या होता है, बहुत ज्यादा योगदान होता है। जब संधि आपको पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, कैसे आपको यूज करना है। तो संधि स्वर अभी बता दे रहे कौन कौन से आपके होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकी संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है साथियों, 7 होती है। कौन कौन से होते हैं जो आपके बच गए हैं, तो यहाँ पर आपका दीर्घ और दीर्घ ई, इसके बाद आपका दीर्घ ऊ बच जाता है, इसके बाद आपका ए, इसके बाद आपका आई, इसके बाद आपका ओ, और फिर आपका क्या बच जाता है, औ बच जाता है। तो जो टोटल आपको 7 दिख रहे हैं, इन 7 को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं, गुरु स्वर बोलते हैं, द्विमात्रिक बोलते हैं, संधि स्वर बोलते हैं। अब इसमें भी बहुत बड़ा प्रश्न आता है। अब इसमें भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी पूछा जाएगा कि बताइए साथियों कि यहां से ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, 4 ए आई ओ औ, इन 4 को जो है हम संयुक्त स्वर के भी नाम से जानते हैं। इन 4 को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनको हम संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि होता क्या है कि इनका निर्माण क्या होता है, 2 स्वरों से होता है। तो जब
दो अलग अलग स्वरों से किसी का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे देखिए ए की बात किया तो ए कैसे बना, आ प्लस ई से, ए कैसे बना, आ प्लस ए से, ओ कैसे बना, आ प्लस उ से, और अ कैसे बना, आ प्लस ओ से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर के भी नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे कितना है, 4 है। ठीक, इसके अलावा इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर भी बोला जाता है। विजातीय स्वर इनको हम क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा ये क्या होते हैं, दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं, यानी एक ही जाति से मिलकर नहीं बने होते। बी मतलब नहीं, जाति मतलब जाति से। तो जो एक जाति के स्वर से मिलकर नहीं बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, विजातीय स्वर बोलेंगे। जैसे देखिए ए की बात किया तो आ प्लस ई के साथ, देखिए आ भी अलग है और ए भी अलग है। आई की बात किया तो आ और ए के साथ बने, दोनों क्या है, अलग अलग है। ओ की बात किया तो आ प्लस ओ के साथ बना है, औ की बात किया तो आ प्लस ओ के साथ बना है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये सभी आपके क्या होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनका जब निर्माण होता है तो इनके निर्माण में दो अलग अलग स्वर का क्या होता है, योग होता है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर, तो इनकी संख्या अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, आंसर 7 होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है या विजातीय स्वरों की संख्या कितनी, तो आपका आंसर कितना होगा, 4। कौन कौन से, ए आई ओ और ओ, इनको हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, इनको हम विजातीय स्वर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने आपको भी बता दिया। अब आपके बचे ये जो 3 दिख रहे हैं आ, ई और उ, इनको हम क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सजातीय स्वर। इनको हम बोलते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो निर्माण होता है दो समान प्रकार के स्वरों से मिलकर होता है। जैसे हम बात करें आ की, तो जब आ का निर्माण होकर कैसे होता है, इसमें छोटा आ और प्लस छोटा आ 2 बार मिल जाते, क्या बन जाता है आपका, बड़ा। छोटी बड़ी की बात करें कैसे बनेगा, छोटी ई में छोटी ई जोड़ दो। इसके बाद ऊ की बात करें कैसे बनेगा, बड़ा ऊ, जब हम क्या करेंगे इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बड़ा ऊ बन जाएगा। अब देख रहे हैं किसमें, देखिए ए और आ दोनों क्या है, एक ही जाति के वर्ड है, आ और आ। ये क्या है, एक ही जाति की ई और ई, ये भी एक ही जाति की ऊ और ऊ। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, आ, ई और ऊ, इनको क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर। और सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3। तो 3-4 प्रश्न आपको बताए गए। जब भी पूछा जाएगा हर्ष स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक, मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, आ, ई, उ और री। जब भी पूछा जाएगा दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक या संधि स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और ओ। फिर आपसे पूछा जाए संयुक्त स्वर कौन कौन से, तो संयुक्त स्वर आपके कौन कौन, ए, ऐ, ओ और ओ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। पेपर में कई बार पूछा गया है। इसके साथ साथ पूछा जाए इनको हम क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर बोलते हैं। विजातीय स्वर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो निर्माण होता है दो अलग अलग स्वरों से मिलकर होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। क्यों सजातीय स्वर कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है समान प्रकार के स्वरों से योग से क्या होता है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। तो आप सभी लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका जो तीसरा प्रकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। इसका जो तीसरा प्रकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। मात्रा व उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार था, जो तीसरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, प्लुत स्वरों की बात बोलेंगे। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। इसको जब हम बोलते हैं तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। जैसे आपने क्या लिखा, ओम लिख दिया। जैसे आपने क्या लिख दिया, ओम। जैसे आपने क्या लिखा, ओम। तो जैसे आपने क्या लिखा, ओम लिखा, तो ओम लिखने का मतलब क्या हुआ, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी क्या होता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जो है 3 गुना समय लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे होता क्या है कि जब कोई सिंगर गाना गा रहा होता है, जब कोई सिंगर गाना गा रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो आलाप लेता है, तो आलाप जो लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। जब भी वो क्या लेगा, आलाप लेगा,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर के नाम से हम जानते हैं। इस बात को सभी को पता होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। या फिर मान लेते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा है, वह छोटा सा बच्चा जब क्या करता है, रोता है, तो रोता समय जब वो क्या रोता है तो उसकी रोने की जो आवाज होती है लास्ट में, जब वो सांसों को खींच लेता है, एक लय में रोता रहता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसको भी क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर। अब जैसे हमने देखिए ओम बोला, तो आप ओम को ऐसे नहीं बोल सकते ओम, तो आपका गलत है। आप जब ओम को बोलते हैं तो वहां पे ह्रस्व स्वर की अपेक्षा आपको 3 गुना समय लगता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, ओम, आप कैसे बोलेंगे, ओम, तो उसमें होता है। जैसे आपने बोला मैया, अब देखिए आपने मैया शब्द बोला, कोई बच्चा मान लेते मैया शब्द का उच्चारण कर रहा है और बार बार उसी में लास्ट में या ऐसे बोलता रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने दिया मैया, अब इसी के आगे बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है इस तरह से, तो आपका जो कहीं पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको जो ए वाला जो दिखाई पड़ता है इस तरह से डॉट डॉट लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। आपने किसी भी पंक्ति में अगर आपने देखा आपको इस तरह का साइन बना हुआ इसे लास्ट में लगातार बना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। या हमने क्या बताया, जब कोई सिंगर आलाप लेता है तो उस समय क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। चाहे सिंगर की बात करें, चाहे जो भी गायक वगैरह हो, वो क्या करता है, जब भी आलाप लेता है तो लास्ट में जो आलाप लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। या हमने आपको क्या होता है, जब आप ओम बोलते हैं तो आपको 3 गुना जो है वहां पे समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर के। ये सब एग्जाम्पल है। हालांकि प्लुत स्वर आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पर पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिर भी जानकारी होनी चाहिए। तो प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अगर आपको 3 गुना समय लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे हमने क्या बोला, ओम, यहाँ पर इसके साइन की बात करेंगे, बहुत सारे आपने देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि ए वाला चिन्ह लगातार ऐसे लगा होता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लुत स्वर। फिर आपने एग्जांपल क्या होता है, सिंगर वाला, तो जब वो आलाप लेता है, या फिर जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो रोते समय लगातार एक ही ध्वनि को बनाए रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर का वो क्या है, वो सब एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से अब देखिए इसमें क्या है, अगला जो वर्गीकरण है आपका क्या है, ओष्ठ की आकार पर। ओष्ठ मतलब क्या होता है, ओंठ। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार स्वर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी। दूसरा क्या होता है, आवृत्ताकार यानी आवृत्तमुखी। आवृत्ताकार इसे क्या बोलते हैं, आवृत्तमुखी। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह जो है वृत्त के समान गोल हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार या वृत्तमुखी। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो आपका मुख है वो वृत्त के समान ना बने, उसे क्या बोलते हैं, आवृत्तमुखी बोलेंगे। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका वृत्ताकार। वृत्ताकार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर कौन आते हैं, आपका उ आता है, बड़ा उ आता है, ओ आता है और औ आता है। आप इसको कैसे ध्यान दे सकते हैं, जब आप बोलते हैं ऊ, तो जब आप ऊ बोलते हैं तो आपका मुंह कैसे बन जाता है, देखिए इस तरह से आपका जो ओंठ है कुछ इस तरह से बन जाता है। तो इस तरह मतलब आपका क्या वृत्ताकार हो जाता है, कुछ वृत्ताकार हो जाए, पूरी तरह नहीं, कुछ वृत्ताकार हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, वृत्तमुखी। तो आप जब बोलते हो ऊ तो थोड़ा बहुत आपका ओठ जो है वृत्ताकार बन जाता है। जब आप बोलते हो ऊ, इसके बाद आप क्या बोलते हो, ओ, और फिर क्या बोलते हैं, औ, तो वहां पे आपका जो ओठ होता है क्या हो जाता है, वृत्त के आकार जैसा हो जाता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप देख कर ही बता सकते हैं, बस आप अपने आपको थोड़ी एक्टिविटी में डालें और खुद से क्रियाकलाप करें तो आपको अच्छे से जो है याद हो जाएगा, आपके माइंड में छप जाएगा। तो 4 आपकी क्या हो गई, ए, और बची हुई जो 7 है वो आपकी क्या हो जाएगी, आवृत्ताकार। जब आप बोलते हैं आ, तो वहां पे आपका जो मुख होता वृत्त के समान नहीं होता। मतलब आप मुख का मतलब क्या है, आपका जो ओंठ की हम बात कर रहे हैं। जब भी आपने बोला आ ई, ये सब आप बोलते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो ओंठ होता है वो आपका जो ओंठ है वो वृत्त के आकार में नहीं होता है। इस वजह से जो है इनको जो है आवृत्तमुखी कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आवृत्ताकार स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो वृत्ताकार या वृत्तमुखी यानी जिसमें आपका जो ओंठ है वो क्या हो जाए, वृत्त के जैसा हो जाए। कौन कौन से होते हैं, ऊ, ओ और औ, ये 4 होते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, आवृत्ताकार या इसे क्या बोलते हैं, आवृत्तमुखी। इसमें क्या होता है, आ ई री और ए आई, इसको जब आप बोलते हैं तो आपका जो ओंठ होता है वृत्त के समान नहीं बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आवृत्तमुखी। तो इतनी बात आई थिंक क्लियर है। फिर अगला जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। अगले वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, जीव। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता
क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कैसे हम स्वर का वर्गीकरण करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जीव की अगर हम बात करें तो जीव के 3 भाग होते हैं, एक आपका पीछे वाला भाग, एक आपका बीच वाला, एक आपका क्या होता है मध्य, एक आपका क्या होता है आगे वाला। तो जब आगे वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं अग्रस्वर बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे अग्रस्वर। दूसरे वाले जो बीच उसे क्या बोलते हैं मध्य स्वर के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसे मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा होता है उसे क्या बोलते हैं पश्च स्वर के नाम से जानते हैं, उसे हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे जीव के 3 भाग होते हैं, एक पीछे वाला, एक बीच वाला और एक आगे वाला। अब इसमें जो स्वर होते हैं आप उनको कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो याद करते हैं और उनको 10 मिनट बाद भूल जाता है, लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, उससे आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। ध्यान दीजिएगा कैसे आपको ध्यान देना है। तो जब भी अगर आपको इस तरह से पूछा जाए अग्रस्वर, केवल आपको एक याद रखना है, ये जो आपका छोटा आ दिख रहा है इसको आप बीच में रख दीजिए। जो आपका आ दिख रहा है आपको केवल याद करना आ। तो आ अगर आपको सेंटर में बैठा देते हैं, बीच में बैठा देते हैं, आपका क्या हो जाएगा मध्य स्वर में आ जाएगा। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, जिन भी स्वरों को लिखते समय आपको 3 बनाना पड़ता है, 3 बनाना पड़ता है, जान लीजिएगा किस में आएंगे पश्च स्वर में आएंगे। याद करने का तरीका है, अब देखिए जब आ को छोड़ने की मैं बात कर रहा हूं, आ को छोड़ने के बाद जिन भी स्वरों को लिखने में आपको 3 बनाना पड़ता है, जान लीजिए क्या है पश्च स्वर में आएंगे। याद करने का तरीका, तो देखिए जब आप बड़ा आ बनाते हैं आप देख रहे हैं इसमें क्या बना रहे हैं आप 3 बना रहे हैं, इसका मतलब ये आ जाएगा। जब आप क्या बनाते हैं छोटी ई बना, देखिए छोटी नहीं, जब यहां पर आप क्या बना रहे हैं आपने आ बनाया, आ के बाद आप क्या बनाते हैं जब आप ऊ बनाते हैं, ऊ बनाने देखिए इसमें 3 बना रहे हैं। जब आप बड़ा ऊ बनाएंगे तब भी आप क्या बनाएंगे 3 बनाएंगे। जब आप क्या बनाएंगे ओ बनाएंगे तब भी आप क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 बन रहा है। जब आप क्या बना रहे हैं औ, तो देखिए 3 बनाने के साथ आप बना रहे हैं ना इस तरह से। तो जिसको बनाते समय, जिन स्वरों को लिखते समय 3 बनाना पड़े, जान लीजिए आपका क्या है पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो देखिए ये 4 आपके देखिए 3 2 5 1 6 हुए, बचे हुए जो भी आएंगे सब किस में चले जाएंगे अग्रस्वर में। अभी बचा क्या है आपका छोटी ई बचा है, फिर क्या बचा है बड़ी ई बचा है, फिर आपका क्या बचा है ए बचा है, फिर आपका क्या बचा है आई बचा है। तो अगर पूछा जाए अग्र स्वरों की संख्या क्या होती है 4, अगर पूछा जाए मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है 1, पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है 5। तो कितना हो गया, ध्यान से अगर देखेंगे, हाँ अच्छा यहाँ पे भी री भी बचा है, एक अभी आपका और बचा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए अभी एक आपका छूट गया, री अभी छूटा है, तो री भी कहाँ चला जाएगा इसी में चला जाएगा, क्योंकि री भी आपको 3 री नहीं बनाना पड़ता है। जब आप री को लिखते हैं आप 3 नहीं बनाएंगे, तो आपका जो बचा हुआ री होगा री भी इसमें काउंट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर इसका कितना हो गया 5, इस कितने हो गए 5, ये आपका कितना हो गया, ये भी आपका कितना हो गया, तो 5 5 10 और कितना हो गया आपका 11। तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी हम बात करेंगे अग्रस्वर की, तो अग्रस्वर को याद करने का तरीका मध्य स्वर का और पश्च स्वर का कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले मध्य स्वर को देखना है कि जो मध्य स्वर होगा उसमें आप एक याद रखें, मध्य स्वर में हमेशा क्या आएगा आ आएगा, जो आपका छोटा है उसको आप बीच में बैठा दिए, उसको मध्य स्वर में काउंट कर लीजिए। इसके बाद आप कैसे याद करेंगे, आ को छोड़ने के बाद जितने भी स्वर हैं जिनको बनाने में, जिनको लिखने में आपको 3 लिखना पड़ता है, जान लीजिए किस में आएंगे पश्च स्वर में। जब आप बड़ा बना तब भी आपको 3 दिख रहा है, ऊ में 3 दिख रहा है, ऊ में 3 दिख रहा है, ओ में 3 दिख रहा है और ओ में 3 दिख रहा है, आपको याद हो गए। बाकी जितने भी बच गए सब किस में चले जाएंगे आपके अग्रस्वर में चले जाएंगे, ई ए और इसके बाद आपका री, ये आपके किस में चले जाएंगे अग्रस्वर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जीव की क्रियाशीलता के आधार पे बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होने लगता है और वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि क्या होता है अग्रस्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, बहुत दिक्कत का होता है। तो आई थिंक मैंने जो आपको तरीका बताया होगा इससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे और पेपर में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज की जो मैं क्लास आपको बताया हूँ इसमें से आपसे 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में जरूर बनेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन को शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ें और उनको भी फायदा हो सके। जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिनको जो है पैसे की दिक्कत है, तो उनको अगर आप शेयर करेंगे तो उनका भी क्या होगा फायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर संख्या में बच्चे जुड़ेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए ढेर सारे ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो साथियों आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें भी हम पढ़ेंगे। अभी स्वर का एक वर्गीकरण आपका बचा है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्गीकरण आपका बचा है तालु के आधार पे।
तो तालु के आधार पे पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा स्वर का वर्गीकरण खत्म हो जाए, अभी हम बताएंगे आपको अयोगवाह क्या होता है, फिर हम पढ़ते हैं व्यंजन की बात। तो अभी हमारा 3 क्लास और भी वर्णमाला का होगा जिसमें हम टॉपिक को कवर कर देंगे। 3 या फिर 2 क्लास अगर हमको लेना पड़ेगा तो वहाँ पर हम आपको पूरा वर्णमाला खत्म करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।